नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 6 का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 का जो ये पार्ट 1 है, इसमें हम जनजातियों को पढ़ेंगे, जाति और जजमानी सिस्टम क्या है, ठीक है, गाँव क्या होता है, और निजाती आंदोलन जो हुए हैं, और भी जो चीज़ें हैं, नीतियाँ जो बनी हैं वो, फिर ग्रामीण आंदोलन क्या है, और इसके अलावा और भी जो आक्रोश हुए हैं जनजातियों को लेकर, कुछ अध्ययन भी हुए हैं, जातियों को लेकर जो अध्ययन हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर जो अध्ययन हुए हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट जो टॉपिक है इसमें, वो सारे के सारे मेरे फेवरेट टॉपिक रहे हैं हमेशा, तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें इसकी जान लेते हैं। तो बेसिक चीज़ों को जानने के लिए ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जनजाति का मतलब क्या होता है और जनजातियाँ क्यों बनी। ठीक है, तो जनजातियों ने जो सबसे पहले जनजातियाँ क्यों बनी ये जान लीजिए कि पहले लोग जंगलों में रहते थे। सबसे पहले जब मानव का विकास हुआ, आदि मानव लोग थे, तो क्या हुआ कि वो जंगलों में रहते थे। उनका आधा शरीर जानवर जैसा था, ठीक है, पंजे थे और पूरे शरीर पे बाल थे, ठीक है, कहीं पे भी स्किन नहीं दिखती थी, तो ये सब चीज़ें थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों ने एक साथ परिवार में रहना, यानी कि अपनी यौन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, या फिर और भी भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, तो वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और झुंड में रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब कोई जंगली जानवर उन पर अटैक करे तो वो उस पर वो स्वयं भी अटैक कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए शेर आ गया, जैसे ही शेर आया तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ने आग जलाना शुरू किया, दूसरे ने रस्सी पकड़ी, तीसरे ने हथियार से उस पर वार करना शुरू किया। ठीक है, तो हर तरफ से उसको घेरने की कोशिश की गई, किसी ने उसको बांधने के लिए कोशिश किया। तो इस तरह से क्या हुआ, शेर को वो लोग पकड़ भी लिए और उसको खा भी गया मार के। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग बड़े बड़े जानवरों से, बड़े बड़े जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। और चूंकि उनको शिकार भी करना होता था, तो किसी बड़े जानवर का वो अकेले शिकार नहीं कर सकते थे, और सर्वाइवल के लिए भी उनको एक साथ रहना काफ़ी फ़ायदेमंद था। ठीक है, तो एक साथ वो रहने लगे। उसके बाद फिर अपनी भाषा, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उनको किसी भाषा का प्रयोग करना था। तो जब भाषा का प्रयोग करना था तो वो किसी न किसी आवाज़ निकालेंगे, कोई न कोई आवाज़ निकालेंगे, जैसे जैसे चिड़िया निकालती है, या फिर कोई कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए शेर को किसी ने देखा आते हुए कबीले की तरफ, तो किसी आवाज़ में ही वो अपने दूसरे मित्रों को बताएगा। ठीक है, तो दूसरे मित्रों को जब बताएगा तो धीरे धीरे ऐसे ही वो भाषा के रूप में चीज़ें निकलने लगी। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिसमें आज तक मनुष्य जाति नहीं गई है, यानी वो जो जनजाति है वो जानती ही नहीं कि शहर जैसी भी कोई चीज़ होती है और मनुष्य। जैसे कि आप ओंगे जनजाति आपने सुना होगा, जारवा जनजाति सबसे स्पेशल है। जारवा जनजाति, जैसे ही कोई व्यक्ति उनके समुदाय में प्रवेश करता है तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, तुरंत उसको लोग मार डालते हैं, जो जारवा जनजाति के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर भी जाता है, वो जो द्वीप है उस पर से यदि कोई हेलीकॉप्टर भी जाता है तो उसको तुरंत वो लोग तीर धनुष से मार देते हैं। ठीक है, इस पर कई मैगजीन्स भी निकल चुकी हैं। ठीक है, आग जला जला के तीर उस पर छोड़ते हैं तो उस पर ब्लास्ट हो जाता है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं कि जनजातियाँ चाहती हैं कि उनके एरिया में कोई प्रवेश ना करें। तो अलग अलग जनजातियों की अलग अलग भाषा होती है, जो कि वो जनजाति ही समझ पाती है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो वो परिवारों का एक समूह है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल क्षेत्र होता है जो एक स्पेशल जनजाति के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एरिया हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, तिब्बत के मालाबार तट की बात हो गई, और भी इस प्रकार की जनजातियां हो गई। तो उनका एक एरिया होता है और उस एरिया में वो ज़्यादातर वही जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। ठीक है, नाम देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए नीलगिरी की पहाड़ियों पे क्या होता है, टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो टोडा जनजाति जहाँ जहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे उसके लक्षण होंगे, जहाँ पे उसकी भाषा बोली जाएगी, उसके कल्चर को फॉलो किया जाएगा, तो वहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे हाँ ये टोडा जनजाति है। ठीक है, मालाबार के तट पर नायर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से और भी जनजातियाँ होती हैं, काफ़ी जनजातियाँ हैं। तो उन जनजातियों का एक विशेष नाम होता है, जैसे आप उराव जनजाति हो गया, ठीक है, और भी प्रकार की जनजातियाँ हो गई। तो वो सारी जनजातियाँ जो हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, और इनकी एक परंपरा, यानी एक जनजाति में एक ही प्रकार की परंपरा पाई जाएगी, चाहे वो जनजाति केरल में पाई जाए, चाहे वो तमिलनाडु में पाई जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश में पाई जाए, लेकिन उसकी जो परंपरा होगी वो सेम होगी। ठीक है, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में जनजातियों के बारे में कहा गया है 366 में, धारा 366 में
जनजातियों के बारे में कहा गया है कि जनजाति से तात्पर्य उस जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंश या समूहों से है जो संविधान की धारा 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाते हैं। तो 342 में क्या है, अनुसूचित जनजातियों को क्या हुआ है उसको बताया गया है कि ठीक है किसको अनुसूचित जनजाति कहेंगे, ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसके अंतर्गत ही जनजातियाँ भी आती हैं। तो जो जो वो चीज़ें पूरी करते हैं, वो प्रोसीजर पूरा करते हैं, वो जनजाति में आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी जनजाति को, किसी भी समुदाय को, किसी भी कबीले को, किसी भी व्यक्ति के परिवार के समूह को वो जनजाति के रूप में घोषित कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो किसी भी जनजाति, यानी जैसे कि राजस्थान की मीणा जनजाति हो गई, ठीक है, उस तरह से राजस्थान में कुछ और भी ऐसे जनजातियां हैं, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, वो लोग काफ़ी आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जनजाति के रूप में घोषित है, ठीक है। तो हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें भी अगर किसी समुदाय को, राष्ट्रपति को जनजाति घोषित करना है तो वो कर सकते हैं, उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन उनको क्या करना होगा, बताना होगा, अपना एक लेटर लिख के अपना एक पूरा फॉर्मेट निकालना होगा कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और ये जो समुदाय है इसको ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस करना होगा, और इसका अतीत ऐसा रहा है, वर्तमान ऐसा है, तो इसकी जो विकास की दर है बहुत कम है। यानी उसको कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति जी को ये बताना होगा कि क्यों वो जनजाति घोषित कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, जनजातियों की एक विशेषताएं भी होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी कोई एक जनजाति एक ही क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति और मालाबार के तट पर नायर जनजाति पाई जाती है। उसी तरह क्या होता है, जौनसार बाबर की पहाड़ियों पर खस जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और भी कुछ जनजातियाँ जैसे नायर जनजाति हो गई, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नायर जनजाति। गोंड जनजाति होती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ओंगे जनजाति केवल अंडमान निकोबार के द्वीप में पाई जाती है, ठीक है। जारवा जनजाति भी वहीं पाई जाती है, और वो पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है। तो एक जनजाति का एक निश्चित क्षेत्र होता है, जबकि एक विद्वान है WHR रिवर्स, वो ऐसा मानते हैं कि किसी भी जनजाति के लिए एरिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रकार की जनजाति, जैसे गोंड लोग हैं तो गोंड जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, गोंड हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी कोई आ जाए अर्निंग के लिए, आजीविका के लिए किसी कंपनी में काम करने, तो वहाँ पे भी कुछ लोग उनके बन जाएंगे, समुदाय बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एरिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, ऐसा रिवर्स ने कहा है। सामान्य भाषा, देखिए हर जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है, और वो जो भाषा होती है उस जनजाति के लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इंडिया में जैसे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और उसको नोट पे भी छापा जाता है, ठीक है। फिर देखिए सामान्य संस्कृति जो होती है, एक जनजाति की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वो बिल्कुल सामान्य होता है, सभी लोग उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। एक विशिष्ट नाम होता है, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, और उस जनजाति में जो नाम होता है उसी जनजाति से, उसी नाम से वो जनजाति जानी जाती है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। अंतर्विवाह होता है, देखिए कोई भी जनजाति अपनी ही जनजाति में अंतर्विवाह करती है, ठीक है, वो किसी अन्य जनजाति में अंतर्विवाह नहीं करती, ठीक है। तो अगर वो ऐसा ना करे, अगर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये क्या है, ये गलत है। अगर अंतर्विवाह जो हो रहा है कि जनजाति में हो रहा है तो उनका जो DNA है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। यदि वो बहिर्विवाह करते, यदि वो दूसरी जनजाति में विवाह करते तो उनका जो DNA है बहुत ही यूनिक हो जाता, ठीक है। फिलहाल ये आपके चैप्टर का विषय नहीं है, तो इसमें अंतर्विवाह करते हैं, ये जान लीजिए। सामान्य निषेध, यानी एक ही प्रकार के नियम, परंपराएं, कानून होता है। राजनीतिक व्यवस्था इनकी जो होती है वो बुजुर्गों की समिति होती है, कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं होती, कोई संविधान नहीं होता, कोई पुलिस प्रशासन नहीं होता, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो बुजुर्गों की समिति जो होती है वो फैसला करती है। जैसे आपने खाप पंचायत वगैरह देखा होगा, ठीक है, जो जाति पंचायत होती है, तो इसमें कोई प्रशासन काम नहीं करता, यहाँ पर केवल बुजुर्गों की समिति और उनकी जो सामान्य भाषा होती है, जो सामान्य उनका विवेक होता है, सामान्य विवेक के आधार पर, अपने तजुर्बे के आधार पर वो निर्णय देते हैं, और उस निर्णय को सभी को मानना अनिवार्य होता है। जनजातियों में विवाह के प्रकार देखिए हैं, इसमें 8 प्रकार के जनजातियों में विवाह के प्रकार होते हैं, और 8 ही प्रकार के हिंदुओं में भी विवाह के प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के मुस्लिम विवाह होते हैं, 2 प्रकार के ईसाई विवाह होते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार जो है आप याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से प्रकार हैं।
तो जनजातियों में जो विवाह के प्रकार हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। क्रय विवाह जो होता है वो, इसमें क्या होता है कि लड़की को बेचा जाता है, ठीक है, यानी वधु मूल्य को देकर जो वर पक्ष होता है वो कन्या को अपने घर ले जाता है, तो उसको क्रय विवाह कहते हैं। और जो क्रय विवाह होता है ये पाया जाता है संथाल जनजाति में, उरांव में, और खरिया जनजाति हो गया, फिर गोंड हो गया, नागा हो गया, भील, कुकी, ठीक है। तो ये सारी प्रथाएं जो होती हैं, ये सारी जो जनजातियां हैं इसमें ये प्रथाएं पाई जाती हैं कि लड़की को जो है वो खरीद कर वर को दिया जाता है, ठीक है, यानी जो वर पक्ष होता है वो लड़की को खरीदता है। तो ये क्रय विवाह हो गया, ठीक है। फिर हो गया सेवा विवाह, दूसरा हो गया सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि एक लड़का होता है और वो लड़की के घर जाकर सेवा करता है, ठीक है, यानी लड़की के घर जितने भी गाय भैंसें होंगी उसको वो देखेगा, ठीक है, उनको जाकर उनकी जो चारागाही होगा उसका वो व्यवस्था करेगा, ठीक है, और भी जो खेती वगैरह होगा या फिर शिकार करते होंगे तो पिता के साथ जाकर शिकार करेगा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो घर पे पूरे जो काम होंगे वो काम में हाथ बटाएगा, काम को करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब लड़की के पिता खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो अपनी लड़की को दे देते हैं, लड़की की शादी जो है उस लड़के से वो कर देते हैं, ठीक है। तो सेवा देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लमनई बोलते हैं, और जो सेवा लेता है, ठीक है, उसको लमसेना बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि लड़के के घर जाकर वो सेवा करता है और एक बंधुआ मजदूर की तरह वो, कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और लड़की के पिता जो होते हैं वो खुश नहीं होते, ठीक है, तो इसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। फिर हरण विवाह देखिए, हरण विवाह क्या होता है, इसको राक्षस विवाह, हिंदू जनजाति में हिंदू विवाह में इसको राक्षस विवाह कहते हैं, ठीक है। तो हरण विवाह में क्या होता है कि लड़की को हरण करके ले जाया जाता है, यानी उसको ज़बरदस्ती हर लिया जाता है, ठीक है, तो इसको हरण विवाह कहते हैं। और ये कई जनजातियों में पाया जाता है, जैसे खरिया जनजाति, बिरहोर जनजाति है, ठीक है, नागा जनजाति में ये भी पाया जाता है, ठीक है, भूमिज जनजाति, तो इसमें हरण विवाह पाया जाता है कि जिससे विवाह करना है उसको हम हरण करके, उसका अपहरण करके हम उससे शादी करते हैं। फिर देखिए सहपलायन विवाह, सहपलायन विवाह में ये एक लव मैरिज के जैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ आज भी आधुनिक समाज में लव मैरिज पाया जाता है, उसी तरह से इसमें लड़की और लड़का प्रेम के आधार पर, सहमति के आधार पर जाके विवाह कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको सहपलायन विवाह भी कहते हैं। विनिमय विवाह में देखिए क्या होता है कि विनिमय विवाह में एक हम लड़की को देते हैं और उस लड़की के घर से अपने लड़की को ले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर भारत में भी पाया जाता है कि भाभी के भाई की शादी जो होता है वो ननद से हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ बहुत होता होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो यही होता है विनिमय विवाह, यानी जिस घर में हमने लड़की को दिया है उसी घर में हम एक लड़की भेजेंगे अपनी, ठीक है, तो ये विनिमय विवाह होता है। फिर अगला देखिए परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह का मतलब क्या होता है कि पहले लड़की जो है वो जाकर लड़के के घर रहती है, ठीक है, 1 महीना 2 महीना कुछ महीने जाकर वो रहती है, फिर जब घर वालों को पसंद आ जाती है और जिस समय जितने दिन तक वो रहती है उसका जो रिलेशन होता है बिल्कुल पति पत्नी के जैसा होता है लड़के से, ठीक है, तो कुछ महीनों में जब वो खुश कर लेती है घर वालों को अपनी सेवा से तो शादी हो जाती है। यदि घर वाले खुश नहीं हुए, यदि उसके व्यवहार से वो लोग प्रभावित नहीं हुए तो शादी नहीं होती है, और इस बीच यदि लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसको कुछ पैसे देने होते हैं, उसको कुछ भरण पोषण देना पड़ता है, ठीक है, कुछ जुर्माना देना पड़ता है। हठ विवाह में देखिए क्या है कि लड़की जो होती है ज़बरदस्ती लड़के के घर जाकर बैठ जाती है और लड़के से शादी करने की जिद करती है, और इस बीच में जो लड़के के माता होती है लड़के के, ठीक है, तो उसको खूब पीटते हैं, उसके बाल को नोचते हैं, उसको ढकेलते हैं, फिर उसको काफ़ी मतलब निकालने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, लेकिन सब कुछ सहने के बाद भी यदि लड़की नहीं कहीं जाती है, वो रह जाती है और शादी पे अड़ी रहती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये जो विवाह है इसमें देखिए एक डर ये रहता है कि लड़की को क्या पता इतना ज़्यादा मार दे या फिर कहीं पे ऐसी जगह चोट लग जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो ऊटपटांग चीज़ें होती हैं वो नहीं होना चाहिए। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो वहाँ पे मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है, ये जनजातियों में पाया जाता है। परीक्षा विवाह देखिए क्या है, परीक्षा विवाह में परीक्षा देनी पड़ती है, पहले लड़के को ये सिद्ध करना होगा कि हाँ मेरे में पौरुष है, ठीक है,
मैं भी कुछ दमदार हूँ, ये बात उसको सिद्ध करनी होगी। जैसे नागा जनजाति में क्या होता है कि कई लोगों का सिर काट के पहले उनको हराएगा, फिर उनका सिर काटेगा, सिर काट के वो माला पहनता है, ठीक है। उसी माले को पहन के फिर वो लड़की से शादी करने का प्रस्ताव, जिस लड़की के यहाँ जाएगा वो और शादी का प्रस्ताव लेकर, यदि नरमुंड अधिक है माले में तो उसकी शादी कर दी जाती है, यानी लड़का अधिक पराक्रमी है ये माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भील जनजाति में एक नृत्य पाया जाता है गोल गधेड़ो, ठीक है। तो गोल गधेड़ो का मतलब है इसमें जो नृत्य है इसमें एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष पे जो होता है उसके चारों तरफ गांव की सबसे सुंदर जो लड़कियां हैं जिस एरिया की, वो सब उस मेले में आती हैं। वो एक मेले टाइप का होता है और उस पे वो जो पेड़ होता है जो एक नारियल के पेड़ के जैसा होता है, तो उस पर जो लड़के होते हैं गांव के एक एक करके चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई लड़का उस पर चढ़ने लगता है तो उसको सुई से चुभाया जाता है, उसको तमाम प्रकार की उसको समस्याएं उसको होती हैं। कोई इसको इचिंग पाउडर लगा दिया तो कोई कुछ लगा दिया, कोई इसको कैसे भी परेशान कर रहा है, कोई इसको नोच रहा है, किसी का खून निकल गया है तो किसी ने चाकू से इसको गोद दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसको किया जाता है। लेकिन ये सब सहने के बाद भी यदि वो पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसको ये हक होता है कि उस गोल की किसी भी लड़की से वो शादी कर सकता है और इस बीच में वो लड़की मना नहीं कर सकती। ये होता है परीक्षा विवाह। तो ये 8 प्रकार की शादियां होती हैं जो कि पाई जाती हैं जनजातियों में, ठीक है। और ये काफ़ी खतरनाक भी है, आपने देखा भी कि कैसे जान पे खेल के लोग शादी करते हैं, ठीक है। अब देखिए समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किए गए कुछ स्थान हैं, वो कौन कौन से स्थान है देख लेते हैं। सबसे पहले जुआंग जनजाति का अध्ययन किसने किया था? एन.के. बोस ने, ठीक है। एन.के. बोस को आप जानते हैं, निर्मल कुमार बोस, इन्होंने जुआंग जनजाति का अध्ययन किया था। भूमिज जनजाति का अध्ययन किया था सुरजीत सिन्हा ने और महादेव कोलिस का अध्ययन किया था घुरिये ने, ठीक है। कमार जनजाति एस.सी. दुबे ने किया था और अरुंटा जनजाति दुर्खीम ने किया था। अमेरिकन इंडियंस का अध्ययन जो है वो किया था क्रोबर ने, ठीक है। जो अमेरिका में इंडियन लोग जाकर रहते हैं उनका अध्ययन। और कोटा का जनजाति जो है, कोटा जनजाति की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था मिल्डनबाम ने। और फिर ट्रोबियांडा जनजाति मेलिनोस्की, ठीक है। और होपी जनजाति का अध्ययन किया था मर्टन ने। और नूप जनजाति हो गया नेडल, ठीक है। और भील जनजाति का टी.बी. नायक ने किया था। नवासारी का केम कपाडिया। आई.पी. देसाई ने महुआ जनजाति का अध्ययन किया था, ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तथ्य, इसको हम देख लेते हैं। वेरे एल्विन जो थे वो जनजातियों को वास्तविक स्वदेशी उपज के रूप में देखते हैं, यानी जो जनजातियाँ होती हैं वो देश की वास्तविक स्वदेशी उपज है, उनमें कोई मिलावट नहीं है। फिर देखिए जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा, ठीक है। इन्होंने जनजातियों को क्या कहा? पिछड़े हिंदू, यानी ये हिंदू ही हैं लेकिन ये क्या हुए? पिछड़ गए हैं, देश की मुख्य धारा में ये जुड़ नहीं पाए हैं, ये पिछड़ गए हैं। सुरजीत सिन्हा एवं एफ.जी. बेली ने भारतीय जनजातियों को जाति के साथ निरंतरता के संदर्भ में समझने का प्रयास किया, जहां सभ्यता के एक किनारे पर जातियां हैं और दूसरे पर जनजातियां हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है, यदि हम सभ्यता के किनारों की बात करें तो ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जनजाति हो गई, ठीक है। जनजातियाँ एकदम ग्रामीण हैं, उनके अंदर कोई मैनर नहीं है, उनको कृषि भी अच्छे से करने नहीं आता। तो जब वो एरिया, जो उस एरिया में वो कृषि कर रहे हैं उसमें छोड़ते हैं, उसके कहीं और जाते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ की सभ्यता को वो अपने अंदर अडॉप्ट करते रहते हैं, ठीक है। यानी कहीं पे अर्निंग करने गए, कहीं पे शिकार करने के लिए, कहीं उन्होंने मार्केट में एक छोटा सा दुकान खोल लिया, फिर वहाँ पे भी नहीं हुआ, फिर भाई चलो। तो जनजातियाँ जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आजीविका के लिए पलायन करती रहती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद उनके अंदर जो नॉलेज होता है वो आता रहता है, ठीक है। तो इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनजाति जो होती है वो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, वो कुछ भी नहीं जानती, वो ये नहीं जानती कि एजुकेशन नाम की कोई चीज़ होती है, नगर नाम का कुछ होता है, ठीक है। और वस्त्र भी नहीं पहनते वो लोग, तो वो लोग यानी सभ्यता के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते। तो अगर वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू करें तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते सीखते वो एटलीस्ट ग्रामीण तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तुरंत नगरी नहीं बनेंगे, कुछ सालों में वो ग्रामीण बन जाएंगे। और ग्रामीण बनने के बाद भी यदि वो सभ्यता को सीखते रहेंगे तो सीखते सीखते एजुकेशन किसी ने सीख लिया, किसी ने कुछ, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो नगरी बनते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या किए, पहले हम जनजाति से ग्रामीण बने, फिर हम ग्रामीण से नगरी बने, नगरी से फिर हम महानगरी बन गए, ठीक है। तो ये जो उद्विकासी स्तर है वो चलता रहता है। एक छोर पे क्या है, जनजातियाँ हैं और एक छोर पे
हैं जातियाँ, ठीक है। यानी जनजातियाँ ही धीरे धीरे जातियाँ बन जाएंगी जब वो सभ्य समुदाय से जुड़ जाएंगी। ये बात अब आपको समझ में आ गई होंगी। वेरेल एल्विन ने अपनी पुस्तक द लास्ट ऑफ नॉर्म में वर्णित किया है कि जब जनजातियों की संस्थाओं और जीवन पद्धति में परिवर्तन आता है तो यह समूह अत्यंत दुखी हो जाता है। अतः इन समस्याओं के लिए उन्हें बाह्य समूह से पृथक रखा जाए। जैसे वेरेल एल्विन ने क्या किया, जनजातियों का अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक लिखी द लास्ट ऑफ नर्व, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो जनजातियाँ होती, जनजाति एरिया होता है, उस एरिया में जब ठेकेदार लोग आते हैं और वो अपना वृक्ष वगैरह काटने लगते हैं और वहाँ की भूमि को हथिया लेते हैं, तो जो जनजातियाँ होती हैं वो बहुत ही डिप्रेशन में आ जाती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, उनका कल्चर जो होता है वो लॉस होने लगता है कि ये क्या हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं उसको वो सपने दिखाने लगते हैं कि हाँ आपको नौकरी दिला दी जाएगी, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, पैसा ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि उनको शोषण भी उनका शुरू हो जाता है। तो इसी के बारे में द लास्ट ऑफ नर्व में वेरेल एल्विन ने वर्णित किया कि ये जो समूह होता है इनकी सभ्यता का नाश हो रहा है इसलिए क्योंकि अन्य समुदाय के लोग, जो सभ्य समुदाय के लोग हैं, वो इनसे संपर्क बना रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ जनजातियों से लोग कैमरा लेके पहुंच जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ऐसा कैसे करती हैं, ठीक है। तो जब ये लोग जाते हैं तो ये लोग भी अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे छोड़ के आएंगे, उनको बता के आएंगे, ठीक है। तो उनका जो सभ्यता होगा धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। इसलिए उनको बाह्य समूह से अगर पृथक रखा जाए तो ही इनके लिए अच्छा है, और ये बात एल्विन ने बोली है। फिर देखिए स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें इसमें जान लीजिए बेसिक, उसके बाद अगला वीडियो जो बनेगा तो उसमें जो आंदोलन वगैरह हुए हैं वो सब बताए जाएंगे। देखिए स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि हमको एक स्वायत्त राज्य चाहिए, हमको एक स्वायत्त चाहिए, ठीक है, स्वायत्तता चाहिए। तो स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, संघ के अधीन रहते हुए। यानी स्वायत्तता का मतलब ये नहीं कि आप केंद्र से पृथक हो गए हैं, संघ के अधीन रहते हुए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अधिकारों की मांग। यानी हम संघ से जुड़े हैं, हम सारे नियमों का फॉलो करते हैं, हम देश के नागरिक हैं, देश के प्रति हमारे अंदर क्या है, श्रद्धा है। और हम स्वायत्त इसलिए हैं क्योंकि हमको अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। हमारा जो फंड रिलीज होता है केंद्र सरकार से वो भी अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। और हमारी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी हमको अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा मिल रही है। कोई नदी है उसका बंटवारा करना है तो हमको ज़्यादा एरिया मिल गया, ठीक है। तो ये है स्वायत्तता। अब देखिए अलगाववाद का मतलब क्या होता है कि किसी राष्ट्र राज्य से अलग एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की मांग करना। यानी कोई देश है, कोई राज्य है, राज्य से अलग, यानी हमको एक पूरा अलग अलग कर दीजिए, हमारी अलग प्रशासन व्यवस्था होगी, हमारा सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अगर बिल्कुल अलग करने की बात की जाती है तो क्या है, अलगाववाद है, ठीक है। फिर देखिए क्षेत्रवाद का मतलब है, क्षेत्रवाद का मतलब है अपने क्षेत्र के हितों को वरीयता देना, अन्य क्षेत्र के हितों को क्या करना, उनको विरोध करना कि ये चीज़ इनको न दी जाए, हमको दी जाए, ठीक है। तो अगर आप देश के सच्चे नागरिक होते तो आप जैसे दूसरे राज्य को मानते वैसे ही अपने राज्य को भी मानते, ठीक है। अगर नदी का बंटवारा करना है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि हाँ वहाँ पे भी कृषि होगी, वहाँ पे भी लोगों को नदी के भाग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोचते। लेकिन अगर आपको पूरा चाहिए तो इसका मतलब आप क्षेत्रवादी हो गए। समझ में आ रहा है आपको ये बात। तो फिर देखिए इसमें क्या है कि जैसे 1979 में, ठीक है, 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा अप्रवासी असमियों को असम से बाहर भगाने के लिए एक आंदोलन चला था। और उस आंदोलन में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार ये लोग किए थे और पीट पीट के असम जो गैर असमी थे उनको निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्षेत्रवाद है। यानी अगर असम में अलग क्षेत्रों के लोग आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे संसाधन खत्म कर देंगे। आप उनसे अपील कीजिए कि हाँ इतने दिन के अंदर आप चले जाइए, हमको नहीं पसंद है और हमारे सभ्यता का ह्रास हो रहा है इससे। तो वो लोग धीरे धीरे जा सकते थे, लेकिन उनको बहुत ही रफनेस के साथ हटाया गया, ठीक है। तो ये क्षेत्रवाद है। तब आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रवाद, अलगाववाद और स्वायत्तता में क्या अंतर है तीनों में, और तीनों का अर्थ क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। और अभी तो आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में भी अवधारणा के रूप में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो अवधारणा में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और बच्चों ने जो मैंने बताया था कि अपनी कमजोरियों की जो लिस्ट है वो बनाइए, तो कुछ बच्चों ने दिया है और बच्चों ने नहीं दिया। और कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो ज़्यादातर बच्चों की होती हैं, वो लोग बता नहीं रहे हैं, जैसे पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, पढ़ने में नींद बहुत आती है, जैसे ही किताब लेके बैठो तुरंत नींद आ जाती है। तो ये सब चीज़ें तो हमको कोई बताया ही नहीं है। फ़िलहाल अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस पे वीडियो बनेगा और अभी 2-4 दिन में
क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी इसमें ऐड कर दूँ। एक ही वीडियो रहेगा, बहुत स्पेशल रहेगा, और वो आप लोगों को पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा जिस पे आप जुड़े हैं, तो उस पर आपको ये मिल जाएगा, उस पर देखिएगा आप। और अगर किसी और की कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कमज़ोरी हो, तो आप दे दीजिए, क्योंकि वो वीडियो अभी 3-4 दिन बाद बनेगा। इधर कुछ पेपर्स वगैरह का चल रहा है, तो अभी टाइम थोड़ा कम है, और उसकी थोड़ी लिस्ट और लंबी हो जाए तो, क्योंकि बार बार फिर बाद में होगा कि आपने ये प्रॉब्लम बताई नहीं, हमारी तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिसको पढ़ने में कोई कमज़ोरी महसूस हो रही, कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि हमको पढ़ने में ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप बताइए। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हमको कोटेशन नहीं याद होते, किसी ने बताया कि पढ़ती बहुत हूँ लेकिन याद नहीं होता, जैसे ही क्वेश्चन आ गया था कन्फ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो किसी ने कुछ और बताया। तो आप भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपकी कमज़ोरी है, तो आप बताइए, और उसके संबंध में मैं कोई ना कोई ट्रिक आपको ज़रूर दूंगी, उसको आप दूर करेंगे। ठीक है।